हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक धीमान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो मेरे को बहुत बार पूछे जाते हैं टेलीग्राम, कोरा, इंस्टाग्राम पे। मतलब ज़्यादातर लोगों की कॉमन क्वेरीज ही होती हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो सब चीज़ें सबके सामने रखना चाहता हूँ कि बार बार मैं उन्हीं सेम क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ तो हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी थे, वो जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो सारे लिखे हैं। वो ज़्यादा नहीं थे, 5-6 ही होते हैं, सबकी ऑलमोस्ट सेम ही दिक्कत है। तो वही सारी लिखी है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जिन्होंने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेना, ठीक है। तो पहला था ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। देखो, जो ये ऑनलाइन कोचिंग वाला सीन स्टार्ट हुआ है वो हमारे टाइम से ही हुआ है। जब हम 2020 के लिए तैयारी कर रहे थे तभी कोविड आया था। सब लोग उस समय ऑफलाइन कोचिंग करते थे और तभी सब ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा था। तो हम लोगों को, जितने भी थे, जितने मेरे बैचमेट्स थे, उनसे बात की मैंने, सबको यही लगा कि हम लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट था ऑनलाइन में जाके चीज़ों को समझना, क्योंकि हमारी आदत रही है हमेशा से ऑफलाइन में। जो बचपन से आप लोगों की आदत रहती है वही आगे बहुत ईजी पड़ती है, यही कहा जाता है। जैसे जो सुबह सुबह उठ के पढ़ते आए हैं बचपन से, उनको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। जो रात को लेट तक जागते हैं बचपन से, वो अब भी रात को लेट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो सुबह पढ़ते थे बचपन में अब आके वो रात को पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को दिक्कत हुई थी ऑनलाइन कोचिंग में आने पर। आज के टाइम पे जो सीन चल रहा है सबको पता है, सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और वो लोग बहुत नॉमिनल रेट पे तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है सारा रिसोर्स, सारी वीडियोस। तो बहुत सारे लोगों के लिए इजी होता है ऑनलाइन कोचिंग में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग वाले एग्ज़ाम निकालते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करके भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। बट अगर तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो ऑनलाइन कोचिंग नहीं है तुम्हारे लिए। ऑनलाइन कोचिंग उन लोगों के लिए होती है जो पहले से बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। मतलब उनके लिए क्या है कि बस हाँ पढ़ते रहो। जैसे मेरे, जब मैं ड्रॉप ईयर में था अपने, तो एक लड़का था मेरे हॉस्टल में रहता था, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। वो बंदा ऐसा था कि वो सुबह उठता था, अपना कोचिंग जाता था, वापस आता था, अपने बेड पे बैठता था, और वो बैठा रहे, वो पढ़ता ही रहता था पूरे दिन। उसको उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके बहुत अच्छे 12th में भी उसके 95 थे पीसीएम में, और वो पूरे टाइम पढ़ते रहता था। उसको हमेशा से बचपन से यही बताया गया कि तुम पढ़ते रहो, तो वो पढ़ते रहता था। ऐसे लोगों के लिए तो ऑनलाइन कोचिंग कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको बैठे रहना है, पढ़ना है। अब जो इंडल्ज होते रहते हैं, किसी को ठीक है, कोई खेलने जाता है, कोई जिसको पहले से कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, वो घर पे नहीं बैठा रह सकता। उसको इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि हाँ कोई एक क्लास में जाए, एक रेगुलरिटी मेंटेन हो लाइफ में। उन लोगों के लिए ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होता। ऑनलाइन कोचिंग के और नुकसान होते हैं कि तुम्हारे पास एक तो रिसोर्सेज का वो हो जाता है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में मेरा ऐसा मानना है कि सही में रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं। जो तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हो तो वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ज़्यादा रिसोर्स मिलने की। और जिन लोगों के पिछले नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं, वो लोग तो कोशिश कर सकते हैं कि कहीं जो सिटी में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जाके बात करें। स्कॉलरशिप बहुत आराम से मिल जाती है जिनके अच्छे मार्क्स आए। मुझे खुद मिली थी, जब पहले ड्रॉप के बाद 2 साल मुझे स्कॉलरशिप मिली है। आकाश में भी मिली थी और फिर जब मैं बंसल में था वहाँ भी मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। तो जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, अंडर 50,000 रैंक आती है, उनको प्रॉपर स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग की तरफ, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग किया हूँ, किसी और का एक्सपीरियंस से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से ही बताना चाहूँगा, तो मैं तो कहूँगा कि यू शुड प्रेफर ऑफलाइन कोचिंग अगर तुम कर सकते हो। अगर यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और समथिंग तो ठीक है, ऑनलाइन करो। बट ऑनलाइन में वही बात है, डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा बहुत अच्छा वाला। बिना डिसिप्लिन के नहीं होगा, ऑनलाइन कोचिंग से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया पार्शियल ड्रॉप करूँ या कंप्लीट ड्रॉप, भैया मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं पूरा ड्रॉप करने के लिए, भैया मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं किसी कोर्स में इंडल्ज हो जाऊँ, क्या इससे कुछ बेनिफिट होगा, क्या कुछ होगा, क्या सिलेक्शन होता है। देखो, सब साथ साफ सब बताऊँ, मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में बीडीएस भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट बीडीएस होता है, अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। तो जो 20 बैच था उसमें से बहुत सारे लोग यहीं पे आके प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ लोग आए ही नहीं पूरे साल, ठीक। जो यहाँ पे आके प्रिपेयर कर रहे थे, जो आए ही नहीं, वो दोनों कैटेगरी के लोग थे। बहुत से यहाँ प्रिपेयर कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। जो कभी पूरे साल आए ही नहीं, उनके भी सिलेक्शन हुए हैं। बट जो यहाँ पे रह के प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत से लोगों का उसमें भी नहीं हुआ, और जो बिल्कुल आए भी नहीं, बस एडमिशन लेके अपनी तैयारी कर रहे थे, उन लोगों का भी बहुतों का नहीं हुआ है।
तो ये तुम पे डिपेंड करता है तुम किसी भी कोर्स में इंडल्ज हो जाओ। अगर तुम्हारे पास इशू है, जैसे अभी ये कमेंट आया था कि 5th ड्रॉप हो चुका है, 6th ड्रॉप, भाई बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नहीं चलाने होते, ठीक है। 3 साल, मेरे 3 साल ड्रॉप हुए थे, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप के बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं अगर मेहनत करूँ तो शायद मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है। बट अगर 5 ड्रॉप्स हो चुके हैं उसके बाद भी तुम्हारा स्कोर 600 तक टच नहीं कर रहा, लाइक बॉर्डर लाइन के आसपास तुम नहीं जा रहे हो, ऐसे स्कोर पे नहीं हो कि शायद तुम किसी और स्टेट में होते तो तुम्हारी कट ऑफ क्लियर होती, तब कोई यूज़ नहीं है कंप्लीट ड्रॉप करने का। पार्शियल ड्रॉप दो तरीके के होते हैं, एक तो तुम कोर्स में इंडल्ज हो जाओ, बीएससी या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या जो भी दूसरे मेडिकल कोर्सेज हैं, होम्योपैथी आयुर्वेदा, इंडल्ज हो जाओ, उसको अटेंड भी करो, ठीक है। एक तो वैसा होता है, एक होता है कि तुम एक सिंपल बीएससी ले लो ओपन सोर्स से, और अटेंडेंस अटेंडेंस का कोई सीन होता नहीं, यू जस्ट गिव देम मनी और तुम्हारी अटेंडेंस हो जाती है, तुम बस एग्जाम देने जाओ। दोनों टाइप के ड्रॉप होते हैं, जो भी तुमको ठीक लगे, ठीक है। अगर तुम आगे गवर्नमेंट जॉब्स की सोच रहे हो तो नॉर्मल बीएससी लोग करते हैं कि हाँ बस बीएससी में एडमिशन ले लिया, जाना है नहीं, और अपना घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी तुमको ठीक लगे, कंप्लीट ड्रॉप इज़ ऑलवेज फेवर्ड, क्योंकि पूरा टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हो। अगर हाँ, एक बात और, अगर आप पार्शियल ड्रॉप पे जा रहे हो बिकॉज कि तुम्हारा मन भर चुका है, तुम्हारा सिलेबस से विश्वास उठ चुका है कि मैं दोबारा नहीं पढ़ सकता है सिलेबस, तो अगर उसके बाद भी तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो एक होता है गियर शिफ्ट करना है, कि तुम पार्शियल ड्रॉप में जब जा रहे हो तो गियर शिफ्ट करना है। पहले गियर पे तुम स्टार्ट कर रहे हो, थोड़े टाइम बाद सेकंड गियर पे आओ, थर्ड गियर पे आओ, और लास्ट में आते ही टॉप गियर लगाओ। तो इससे क्या होता है ना, तुम बोर नहीं होगे पूरे साल। लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम खत्म होता है, नहीं अब स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, सारी पढ़ाई आज ही कर देंगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। 2-3 दिन तुम पढ़ोगे अच्छे से मेहनत करके, फिर उसके बाद मन भर जाएगा। तो गियर शिफ्ट करना वाला सीन अप्लाई करके देखो, तुम्हें सच्ची में फ़र्क लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है ड्रॉप या प्रेशर, सबको होता है भाई। देखो जो ड्रॉप ले रहा है उस पर अलग तरीके का प्रेशर होता है, और जो फ्रेशर होता है, फ्रेशर के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उसको है कि हाँ अगर हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे। पर जो ड्रॉप ले चुका है ना, उस पर बहुत अलग तरीके का प्रेशर होता है, बहुत अलग अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं यार। फैमिली का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट वाला प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़। देखो तो उस प्रेशर को डील करने के लिए सीधी बात है, अपने आप को तुमको रिवॉर्ड्स देने होंगे, तुम्हें अपने आप को दिखाना होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। स्टार्ट करो कि एक छोटा सा सिलेबस तुमने तैयार किया, उसका तुमने टेस्ट दिया, उसमें तुम्हारा अच्छा स्कोर आया। जब तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा ना, तुम खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, और धीरे धीरे वो प्रेशर हटेगा। एक और प्रेशर होता है कि जैसे तुम स्टार्ट किया, तुमने 1 साल तैयारी की, तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे कोचिंग के लोग, उनको उनसे दूर रहो यार। देखो जिनका सिलेक्शन हो गया, जो तुमसे आगे निकल के ना, उनसे कट ऑफ कर लो, क्योंकि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें ऐसा फील कराए कि तुम नीचे हो गए हो। बट वो आएगा, वो खुद ही आता है, तुम खुद देखोगे कि यार वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, तो उससे एक प्रेशर आएगा, भले ही वो नहीं चाहता, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, बट वो आता है। तो जो आगे निकल गए कट ऑफ करो यार, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है। उनकी लाइफ, उनको अनफॉलो मारो जहाँ भी तुम हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस म्यूट कर दो उनके। उनकी लाइफ देख के तुम्हारी जलेगी, अच्छी खासी जलेगी, और प्रेशर आएगा। उनको अनफॉलो करो, मत बात करो, अलग हो जाओ, अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाओ, उनको देख के नहीं कि यार उसका तो हो गया। और रही बात फैमिली रिलेटिव्स की, तो भाई देखो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उनसे जितना कट ऑफ कर सकते हो तुम कर लोगे। मत बात करो रिलेटिव से। मम्मी को भी समझाओ, पापा को भी समझाओ कि किसी का कॉल आए तो बोल दो कि हाँ तैयारी कर रहा है, डिस्टर्बेंस मत लो, किसी की भी मत लो, ठीक है। ये रहा ड्रॉप ईयर प्रेशर का, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल आता है वो मोटिवेशन से आता है कि मोटिवेटेड नहीं रहते हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए। वो ना इसलिए होता है क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए होती है ना इंसान को मोटिवेटेड रहने के लिए, कि तुम कुछ काम करो, उसका तुम्हें रिवॉर्ड ना मिले तो फिर तुम उस काम को करने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। सीधी सीधी बात है, अगर तुम कोई सिलेबस तैयार करते हो, उसका टेस्ट दोगे, उसमें अच्छा स्कोर करोगे ना, तो तुम्हें मोटिवेशन फील होगा। पर उसके लिए तुमको वो जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके सारे क्वेश्चन बैंक लगाने हैं, उसके प्रीवियस ईयर वाले टेस्ट लगाने हैं। अगर तुम किसी कोचिंग एलन में हो तो ठीक है, उस सेम सिलेबस का पुराना एलन का पेपर उठा लो, पिछले साल का उठा लो, उसको पहले सॉल्व कर लो।
ताकि जब तुम असली टेस्ट दो ना तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट हो गए, तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी, तो वो मोटिवेशन तुमको जो उस टाइम पे था वो आगे चलेगा, और वो बहुत लंबे समय के लिए चलता है। जब एक बार अचीवमेंट मिलनी स्टार्ट होती है ना तो फिर तुम चलते रहते हो, फिर तुम रुकते नहीं हो, फिर तुम्हारे रुकने के रीज़न कुछ और होते हैं, ठीक है। बट अगर तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे, चलते रहोगे, धीरे धीरे ही सही, बट फिर तुम नहीं रुकोगे। मेरी गारंटी है, मेरे साथ भी यही हुआ है। जब मैंने बंसल में टेस्ट दिए, मेरे रैंक आई, उसके बाद मेरी रैंक आती ही रही, मतलब बंसल में मैं रहा हमेशा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रहता था। और जब मैं एल के डिस्टेंस लर्निंग दिया था तो मैं अपनी मेरी सेंटर रैंक तो एक या दो ही रहती थी, एक ही रहती थी ज़्यादा टाइम में, कभी कभार दो ही है, ठीक है। तो अच्छे छोटे छोटे टारगेट्स रखो, छोटे छोटे सिलेबस तैयार करो, उसके बेसिस पे तुम्हारा मोटिवेशन जो रहेगा वो पीक पे रहेगा हर समय, ठीक है। अगला था रिसोर्स बुक्स से रिलेटेड, की कौन सी बुक्स करनी चाहिए, कौन से कोचिंग के मॉड्यूल्स करने चाहिए, इन सब चीज़ों। ये देखो यार, ये टॉपिक बहुत डिटेल वाला है, ठीक है, बुक्स से रिलेटेड, क्योंकि मेरे 3 साल ड्रॉप में मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं। मैं बता सकता हूँ कि कौन सी बुक से मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखो, फ़ायदा हर बुक से होता है, तुम कोई सी बुक उठा लो, कुछ भी पढ़ लो, वो बुक तुम्हें फ़ायदा ही करेगी। बट कुछ बुक्स होती हैं जिनको, वो छोटे रिसोर्सेज होते हैं, ड्रॉप ईयर के लिए ही जैसे होते हैं कि जो ड्रॉप ईयर में पढ़ेगा उसको फ़ायदा है। ऐसी ऐसी चीज़ जो मेरे को मिली थी वो मैं तुमको बताऊँगा। अगली वीडियो बुक्स पे बनाऊँगा, ठीक है, जल्दी बनाऊँगा, टाइम नहीं लगाऊँगा, 2 दिन 4 दिन बस इतना, ठीक है। तो बुक से सारी डिटेल वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वही बनाऊँगा, तो उसमें सारा डिटेल होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, मैं देख लूँगा, अगली बार अगली वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पे मेरे को स्पेसिफिक एम्फेसिस देना चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में उठा लूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। देखो, शेयर करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। दूसरों को भी बताओ कि हाँ, यहाँ पे ये बात अच्छी बोली, तुम्हें यू शुड सी, तो शेयर कर देना, ठीक है। बाय।